हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 55 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर रोज की तरह आप सभी का सही करने का लक्ष्य 55 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथ ही यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम जून के महीने में देने वाले हैं और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करें, तो एक बार इस सेशन को देखेगा और अपनी तैयारी को देखेगा कि क्या आप सभी से एनटीपीसी एग्जाम ओरिजिनल सॉल्व हो पा रहे हैं। क्योंकि साथ ही इस समय जो भी हम क्लास शाम में 7:30 बजे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो 2022 का ही क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो साथ ही इस बार आप सभी के पास आखिरी मौका होने वाला है, क्योंकि एनटीपीसी वैकेंसी अब साथ ही लगातार 3 से 4 साल नहीं आने वाली है, ये सभी को मालूम है। और किसी को आइडिया भी नहीं है कि अब नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। 2022 में हुआ था, ये अब साथ ही 2025 में होने जा रहा है। तो 3 साल बाद एग्जाम होने जा रहा है और इस बार कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाली है। आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है लगभग 2 से 3 महीने पहले ही कि 1 करोड़ से अधिक फॉर्म अप्लाई हुआ है, अंडर ग्रेजुएट प्लस ग्रेजुएट मिलाकर। तो साथ ही इसमें 2 पेपर होता है। पहला पेपर आप जानते हैं कि सबसे अधिक 40 क्वेश्चन जीके आता है, इसके अलावा 30 क्वेश्चन मैथ का आता है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, 100 क्वेश्चन होता है 100 नंबर का। जब इसे आप क्वालिफाइंग करेंगे तो पेपर दूसरे में जाएंगे, यानी सीबीटी 2 में जाएंगे। सीबीटी 2 में क्या पूछता भाई? तो 50 क्वेश्चन जीके सबसे अधिक है, 35 क्वेश्चन मैथ और 35 क्वेश्चन रीजनिंग, यानी जैसे आपका आरपीएफ एग्जाम होता है बिल्कुल सेम सिलेबस है। ओके दोस्तों, इस समय टारगेट क्या है कि एग्जाम से पहले जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए, जो भी सवाल पूछे गए उसको हल कर लेना है। तो इसमें हम लगातार साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहे हैं जो डायरेक्ट रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से सारे सवाल उठने वाले भी हैं आपके पेपर में। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रखिए यदि इस बार साथ ही आपको सिलेक्शन लेना है तो। ओके, सवाल का लेवल आप चेक करेंगे, कैसा सवाल पूछे गए थे पिछले वर्षों में, और अपनी तैयारी को परखेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन में 55 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। डेली शाम में 7:30 बजे क्लास आती है। ओके, तो पहला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहले सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए थे? भारत में पहले सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए थे? तो कुषाण राजवंश के द्वारा। पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए गए थे? ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए गए थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। घेंघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? घेंघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप यानी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद का सेनापति था, जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, निम्नलिखित में से उसका राजवंश कौन सा था? तो साथी, पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद का सेनापति था, जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना किया था, तो उसका राजवंश कौन सा था बताइए? तो शुंग राजवंश था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो ये कैंसर के उपचार में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो 1982 में हुआ था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है?
आपके पेपर में पहला पेपर जो होगा साथी जीके जीएस का, उसमें क्या रहेगा, कभी आपको जीके का सवाल मिल जाएगा तो कभी साइंस का, ऐसे रहता है, कभी मैथ का सवाल मिल जाएगा तो कभी रीजनिंग का। ऐसा नहीं रहेगा कि सेक्शन बटा रहेगा, सेक्शन इसमें नहीं बटा रहेगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, कभी आपको जीके, कभी मैथ, कभी रीजनिंग, कभी करेंट, ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। इसमें सेक्शन वाइज आपको अलग से 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन जीके जीएस नहीं रहेंगे। ओके, याद रखिएगा। तो बिल्कुल सेम उसी के साथ ही पैटर्न पे हम आपको डेली क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो भाई ध्रुवण है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि 2025 का एनटीपीसी एग्जाम और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम केवल बाकी है। अगले महीना में एनटीपीसी एग्जाम समाप्त हो जाएगा। अभी तो 26 जुलाई को फैसला आने वाला है कि आईटीआई वाले एग्जाम देंगे केवल, कि 10th वाले भी दे सकते हैं। अभी तो 26 जुलाई, बहुत दिन बाकी है दोस्त। मई, जून, जुलाई 3 महीना बाकी है। 3 महीने अपनी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रखिए। ग्रुप डी में भी आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो भाई पुर्तगाली ने। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। बकमिंस्टर फुलरीन जो फुटबॉल की तरह दिखती है, किसका अपरूप है? बकमिंस्टर फुलरीन जो फुटबॉल की तरह दिखती है, यह किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया? यानी करंट अफेयर का सवाल है। सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया था? ये था है साथी, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है। तो भाई ये किया था नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री साहब। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पत्ते के हरे वड़क में स्थित रहता है? तो कौन सा एक तत्व पत्ते के हरे वड़क में स्थित रहता है? तो आप जानते हैं साथी मैग्नीशियम रहता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है, बताइए, यानी ठंडे समय का? तो भाई सरसों केवल है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? स्वर्णकार द्वारा सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? जो साथी स्वर्णकार होते हैं, इनके द्वारा सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15। छाऊ नृत्य मार्शल परंपराओं, मंदिर अनुष्ठान आदि का मिश्रण है। यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो भाई छाऊ नृत्य मार्शल परंपराओं, मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है। यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो भाई याद रखिए पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और साथ ही यदि आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एनडीपीसी प्लस रेलवे ग्रुप डी की, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि इस बार साथ ही लगभग याद रखिए 35,000 भाई जुड़ चुके हैं इस सीरीज में, और लगभग अभी 15,000 भाई को जोड़ना है इस सीरीज में। आप क्या करेंगे, यदि नए आप लोग अभी तक नोटिफिकेशन नहीं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए, तो साथ ही जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम डेट आएगा उसका साथ में अपनी क्यूज और कंपटीशन होने वाली है। ओके, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज चलने वाले हैं, जब आपका साथी एग्जाम डेट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपका इस डेट से एग्जाम शुरू हो जाएगा। ओके, तो जरूर साथी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग है? रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग है? तो ये भाई रेखीय संवेग संरक्षण का है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो से संबंधित है? भाला फेंक के बेहतरीन प्लेयर कौन इनमें से? तो आप जानते हैं साथी नीरज चोपड़ा हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। मुगल सम्राट किसने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को
सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? बताइए। मुगल सम्राट किसने भाई 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो ऐसा जहांगीर ने किया था। ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। गैल्वनीकरण किसकी पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचने की एक विधि है? बताइए। गैल्वनीकरण किसकी पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचने की एक विधि है? तो भाई जिंक की पतली परत चढ़ाकर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। एक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कौन है? एक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कौन है इनमें? तो भाई विलयन है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। फसल उत्सव न बनना किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी इस समय आप क्यों सोच रहे हो कि इतना लेट क्यों हो रहा है एग्ज़ाम का? तो आप जानते साथी, आपका कोई भी एग्ज़ाम लेना होता था वो टीसीएस कंपनी एग्ज़ाम लेती थी। और टीसीएस का खास बात क्या था कि साथी सबसे अधिक स्टैटिक जीके ही सवाल पूछते थे। लेकिन भाई अब टीसीएस कंपनी हट चुकी है। अब जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं भाई जून से, अब दूसरी कंपनी आने वाली है, तो तभी इस समय एग्ज़ाम थोड़े से लेट हो रहे हैं। और एसएससी का आप जानते हैं नोटिफिकेशन भी साथी कोई भी वैकेंसी की अभी तक नहीं आई। 16 अप्रैल को ही आने वाली थी, लेकिन साथी मई महीना स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि दूसरी कंपनी अब इसकी जिम्मा उठा रही, थोड़ा सा नियम बना रहे अपने, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। अभी वेट करेंगे, हर महीने आपको साथी वैकेंसी देखने को मिलेगा और हर एक महीने आपका एग्जाम होने वाले। सेम सिलेबस यही है दोस्त, जीके, साइंस, मैथ और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा। फसल उत्सव न बनना किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सर जी पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर केवल कितनी महिलाएं हैं? बताइए दोस्त। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है दमन और दीव में, जहां पर साथी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो भाई केवल 618 हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। किसी पुष्प और मधुमक्खी के बीच का संबंध पुष्प में किसके लिए यानी किसमें सहायक होगा? किसी पुष्प और मधुमक्खी के बीच का संबंध पुष्प में किसके या किसमें सहायक होगा? तो ये साथ ही याद रखिए परागण में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है इनमें से? तो अनुच्छेद 343 है, 343 है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है? तो इनमें से कौन सा मृत जीवी है? तो राइजोपस है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है? चीनी को जल में घोलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बताइए कि चीनी को जल में घोलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो भाई भौतिक परिवर्तन होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। और साथ ही लास्ट में स्कोर चाहिए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। ओके क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो भाई रूपा पाई हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो आप जानते हैं साथी शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? बता सकते हैं आप लोग? प्रोटीन की बात कर रहा है अमाशय से। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं को परमाणु द्रव्यमान का योग क्या होता है भाई?
पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं को परमाणु द्रव्यमान का योग क्या होता है? तो आणविक द्रव्यमान होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा दिए गए दोषी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं? बताइए दोस्त, भारत एक ऐसा देश है, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल की मदद से वो पावर होता है कि भाई मृत्युदंड की सजा को भी साथ ही वो माफ कर सकते हैं, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कर सकते हैं वो? तो अनुच्छेद 72 के तहत। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसी बात पे सभी साथी लाइक करेंगे, क्योंकि अपने प्यारा भारत ऐसा ही है दोस्त कि हर एक सजा को भाई माफ किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान कीजिए। तो इनमें से दोस्त विषम की पहचान करना है, बताइए कौन सा है? एन, डॉलर, स्लो या रियाल? तो आप जानते हैं साथी, एन, डॉलर, रियाल ये सभी क्या है भाई? ये क्या है साथी? ये मुद्रा है। ओस्लो क्या है? ये नॉर्वे की राजधानी है। क्या है दोस्त? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। तो यही क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, यानी 32 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो भाई चौथी पंचवर्षीय योजना में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है? कौन सा धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है? तो वो कौन है? तो हम्पी है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें सरकार की एक क्या कौन सी प्रणाली है? भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जिसमें सरकार की एक कौन सी प्रणाली है? तो याद रखिए संसदीय प्रणाली है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? भाई कंप्यूटर का भी सवाल पूछते हैं पेपर में, एक आध का 2 सवाल आएगा, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी सवाल पढ़ लीजिएगा आप लोग, खासकर एनटीपीसी CBT 1 और CBT दोनों के लिए। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? बताइए। तो टॉगल की बोलते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 37। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये बास्केटबॉल में। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 38। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में बॉम्बे में हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में बॉम्बे में हुई थी? एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे कि साथी प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? बस इस सवाल का राइट आंसर दे दीजिए। किसने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना? वो भी बॉम्बे में साथी, जो कि वर्ष 1867 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपको इस सवाल का राइट आंसर देना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी देश के भीतर उत्पादित, यानी किसी देश के भीतर सभी उत्पादित अंतिम तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? तो भाई GDP कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? इनमें से देखिए, तो भाई सिरका। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। आप उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां बड़ी संख्या में गहरी और नलिका या घाटियां हैं? आप उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां बड़ी संख्या में गहरी और नालिका या साथी घाटियां हैं? बताइए। तो बैडलैंड स्थलाकृत कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42।
वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है क्या कहलाते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है वो क्या कहलाते हैं? तो साथ ही याद रखिए असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है बताइएगा। तो 1024 के भाई ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको 1 GB कितना मिलता है MB? 1024 MB होता है ना दोस्त। 1 GB में कितना MB होता है? तो 1024 MB होता है। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 44। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन कब शुरू किया गया था? भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन कब स्टार्ट कर दिया गया था? 2015 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संक्षारण बोला जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था बताइएगा। तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय तीव्रता के एसआई इकाई है? तो इनमें से कौन सी चुंबकीय तीव्रता की एसआई इकाई है बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल एम्पियर पर मीटर होना चाहिए, यानी A/M होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन है एम्पियर पर मीटर होता है। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताइए। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। पौधों की कोशिका में मुख्य रूप से अंगक होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ जमा होते हैं बताइए। तो साथी जो पौधों की कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से अंगक होते हैं ना, जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ जो होते हैं वो जमा होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 50। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? तो 118 होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता कौन नहीं इनमें से? पहले देखेंगे कि ध्वनि की जो तरंग है इनकी विशेषता एक तो चाल है, आयाम भी होता है, आवृत्ति होता है, लेकिन संपीड़न नहीं होते। तो यही क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 52। भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो मित्र शक्ति। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है? तो किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं? हॉर्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड में मनाया जाता है 10 दिनों तक। 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है, 10 दिसंबर तक चलता है। त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं इसे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 54। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे की गति को क्या कहा जाता है? प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे की गति को क्या कहा जाता है? तो भाई फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। डी ऑप्शन फोटोट्रॉपिज्म बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज की सेशन का सभी साथी बताएंगे, नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी? नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी? तो ये चोल काल के समय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अपना स्कोर बताइए आप सभी कितना स्कोर है आज की सेशन से। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप यहाँ से अपनी तैयारी देख रहे होंगे क्या हमसे भाई 45 क्वेश्चन सही हो पाया कि नहीं। हमने तो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली है। बहुत सारे स्टूडेंट भाई अपनी तैयारी करके मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट आप डेली लगाइएगा, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाएंगे। बात मानिएगा, मॉक टेस्ट के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है दोस्त। आप कितनी भी तैयारी करके जाएं, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आप साथी याद रखिएगा
फाइनल सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे, CBT 1 क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाएगा। ओके दोस्त, तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। डेली क्लास शाम में 7:30 बजे आती है इसी यूट्यूब चैनल पे, आपका ही यूट्यूब परिवार भाई, तो नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल साथ ही शाम में 7:30 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।